बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 9 जीन्स एंड एक्सपीरियंसेस को लेके। पिछले लेक्चर्स में भी हमने इसी की बात करी है। इस लेक्चर में हम बेसिकली कुछ मॉडल्स को देखेंगे कि डिफरेंट जो हमारे पास थे साइंटिस्ट, उन्होंने न्यूरोलॉजिकल बेसिस को लेकर क्या थेरीज की, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए जीन्स और एक्सपीरियंसेस को लेके कि जीन्स किस तरह से बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। बेसिकली जीन्स क्या होती हैं? जीन्स हमारे पास क्रोमोसोमल ऑर्डर का हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था और थोड़ा सा ओवरव्यू भी दिया था मैंने कि किस तरह से ट्रेड्स जो होती हैं वो डेवलप होती हैं और वो फिर अफेक्ट करती हैं बिहेवियर को। तो सेम वही चीज़ें हमने इधर पढ़नी है। सबसे पहले हमारे पास जो है इम्पोर्टेंट दैट इज़ अ मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स में क्या है कि आप जो मेंडेलियन थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था प्लांट्स को लेके, स्वीट पीज़ को लेके, स्वीट पीज़ मटर टाइप, ठीक है, जो मटर होते हैं उनको लेकर, ठीक है। उन्होंने ये जो स्टडी थी ये बेसिकली क्या थी, एक एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट था। मतलब वो उन्होंने अपने घर में देखा कि यहाँ पे हम पढ़ते हैं, बेस्ड ऑन द सीरीज ऑफ स्टडीज़ विच बिगेन एक्सीडेंटली व्हेन एन ऑस्ट्रियन मोंक जॉर्ज जोन्स मेंडल प्लांटेड स्वीट पीज आउटसाइड दी मोनेस्ट्री वॉल, ही नोटिस अ सर्टन पैटर्न इन दी कलर। देन ही उन्होंने जब कुछ कलर्स देखे उसके बाद उन्होंने पीज़ के कलर में वेरिएशन की खुद मैनिपुलेशन की, जिसे जेनेटिक मैनिपुलेशन भी कहते हैं, वही उन्होंने भी की थी सिर्फ देखने के लिए कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे किस तरह से अफेक्ट पड़ता है। उसके बाद क्या हुआ, by then he manipulate the plantation wherein in Mendelian genetic began through peace study how here it appear। अच्छा, यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि ये जो पीस स्टडी है सिर्फ यही नहीं थी, इससे पहले लमार्कियन और डार्विन थेरीज भी इसी पे बेस्ड थी, जबकि मेंडेलियन को नहीं पता था कि वो उन्हीं की स्टडी को आगे लेकर चल रहा है। उनकी जो स्टडी थी वो एक्सीडेंटली उन्होंने की थी। इन 1996 ही ड्रू सम कंक्लूजन्स, मतलब उन्होंने जो स्टडी की उसके क्या एस्पेक्ट्स निकले बाद में, दैट उन्होंने ये वाले जो कुछ पॉइंट्स थे ये हाईलाइट किए कि हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशंस के बाद हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन, उन्होंने जो भी मतलब जेनेटिक मैनिपुलेशन की उसके बाद ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, दैट हेरिडिटी इज़ ट्रांसमिटेड बाय हेरिटेबल यूनिट्स, कि जो विरासत में चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं जो थ्रू जीन्स अपने ऑफ स्प्रिंग्स को, वो थ्रू आ हेरिटेबल यूनिट्स आपके पास ट्रांसफ़र होती हैं। व्हेन बोथ पेरेंट ट्रांसमिट द सेम ट्रेड इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द यंग ऑफ स्प्रिंग, बट व्हेन द टू पेरेंट्स हैव डिफरेंट जीन्स अ हाइब्रिड फॉर्म इज़ एस्टैब्लिश, कि जब दोनों पेरेंट्स के बाद सेम ही ट्रेड होगी वो जो अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो बिल्कुल ऐसी ही जीन होगी जिस तरह से पेरेंट्स के पास है। लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स में कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स जो हैं वो अलग-अलग हैं तो जब वो हाइब्रिड फॉर्म में इस्टेब्लिश होंगी इन ऑफ स्प्रिंग्स, मतलब उनके बच्चों में डोमिनेंट ट्रेड्स होती हैं और एक आपके पास होती हैं रिसेसिव ट्रेड्स। डोमिनेंट ट्रेड्स नाम से जाहिर हो रहा है वो ट्रेड्स होंगी जो कि एक्सप्रेस होगी, और रिसेसिव ट्रेड्स जो कि एक्सप्रेस नहीं होती लेकिन होती हैं उस इंसान के अंदर, लेकिन वो एक्सप्रेस्ड ज़्यादातर नहीं होती, वो बैकग्राउंड में रहती हैं। एक्सपीरियंस कांट अफेक्ट दी हेरिडिटरी यूनिट्स के, ये जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन हम जीन्स के थ्रू ट्रांसमिट करती हैं उन पे एक्सपीरियंसेस का कोई भी अमल दखल नहीं होता, ठीक है। फॉर 50 ईयर्स मेंडल वर्क अननोटिस, पहले उसको नोटिस नहीं किया गया, बाद में वो नोटिस किया गया, बाद में मज़ीद आए साइंटिस्ट, उन्होंने इसी बात पे ही रिसर्च की। यहाँ पे एक और नाम आता है हीगो डी वायरस एडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूटेशन। उन्होंने म्यूटेशन को डिफाइन, म्यूटेशन बेसिकली क्या होती है, म्यूटेशन इज़ डिफाइंड एज, यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, ये जो है ये वाले जगह मैं पढ़ी हूँ, म्यूटेशन इज़ डिफाइंड एज अ इनहेरिटेबल चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल नॉट रीशफलिंग ऑफ द ओल्ड जीन मटेरियल आर कम्बिनेशन, मतलब कि आपकी जेनेटिक मटेरियल में जो इनहेरिटेबल चेंजेस आती हैं दैट इज़ नोन एज अ म्यूटेशन। इन इट कुड बी अ जेनेटिक म्यूटेशन चेंज इन ओनली वन जीन और अ क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशन मीन आपकी एक जीन में थोड़ी सी चेंजेस आई हैं, लेकिन क्रोमोसोमल म्यूटेशन मीन विच इज़ द चेंज इन दी क्रोमोसोमल कम्बिनेशन, कि आपके जो क्रोमोसोम्स कम्बिनेशन के साथ ट्रेड्स डेवलप करती हैं उन क्रोमोसोम्स की आपके पास कम्बिनेशन में ही कुछ चेंजेस आ गई हैं। इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अच्छा यहाँ पे वो सारा म्यूटेशन मियोसिस और माइटोसिस, अगर आपने बायो पढ़ी हुई है तो यहाँ पे वो कुछ वो वाला एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अगली कुछ लाइनों में, वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा अगर आपका बायो से कोई तल्लुक नहीं था पिछले। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सिंपली मैं आपको बता दूं, यहाँ से मैंने आज तक नहीं देखा, ठीक है, यहाँ से कोई शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन बना हो। हाँ, ये जो छोटी छोटी डेफिनेशन है, म्यूटेशन क्या होती है, एलएलईज कैसे बनती हैं, ये चीज़ें आपकी आती हैं एमसीक्यूज़ में, ठीक है।
अब यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हेन द सेल डिवाइड द क्रोमोसोम आल्सो रिप्रोड्यूस इन द जाइगोट। जाइगोट क्या होता है? जो फर्टिलाइज्ड हो चुका होता है सेल, उसको जाइगोट कहते हैं। सेल डिवीजन इज अ मियोसिस। अब आपके पास एमसीक्यूज कैसे आएगा? मियोसिस क्या होती है? तो दैट इज नोन एज अ सेल डिवीजन। जबकि माइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ अ सेल डिवीजन विच टेक प्लेस इन द जाइगोट। अगर आपके पास जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन होती है, दैट इज नोन एज अ माइटोसिस। व्हेन the two genes at one location are known as the alleles। ये अक्सर MCQs आता है। if the alleles are the same at the same location then the newly formed zygote is homozygosis of that gene। मतलब अगर के यहाँ पे आप पढ़ें alleles क्या है? एक ही जगह पर, एक ही लोकेशन पर दो जीन्स। अगर इफ़ द alleles आर सेम एट द सेम लोकेशन फ्रॉम टू पेरेंट्स, के दोनों पेरेंट्स से जो भी alleles आई हैं वो एक ही सेम ही लोकेशन पे हैं, तो जो न्यूली जाइगोट होगा वो होमोजाइगोसिस फॉर द जीन होता है। मतलब उनके पास जो कि पेयर्स ऑफ जीन्स है वो सेम कैरेक्टरिस्टिक होंगे जो कि उसके मदर पेरेंट्स के पास होंगे। हाउएवर व्हेन टू डिफरेंट पेयर्स ऑफ जीन्स आर एलेलाइज्ड इन द सेम लोकेशन, डिफरेंट एलेलाइज फॉर्म द मदर और फादर, देन द जीन इज़ हेट्रोजाइगोसिस। ये आपकी इतनी ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, जस्ट एक दफ़ा पढ़ने वाली बात है, वो मैंने एक दफ़ा पढ़ दिया ताकि आप ये ना कहें कि क्यों छोड़ गया। ये आपकी सारे बायो रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर आपको बायो में इंटरेस्ट नहीं है तो परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। यहाँ से कुछ भी नहीं आता, यहाँ से MCQs आते हैं जो कि मैं साथ साथ बताती रहती हूँ कि ये वाला MCQs आएगा, ठीक है। DNA क्या होता है? DNA आपके पास इसके थ्रू ही इंफॉर्मेशन आपके पास ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। हेरिडिटी इज़ ट्रांसफर थ्रू DNA का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये भी MCQs में आता है अक्सर। DNA इज़ फाउंड ओनली इन द सेल न्यूक्लियस। इट इज़ मोर स्टेबल एंड इज सेल्फ रिप्लिकेटेड। ये खुद ब खुद रिप्लिकेट होता जाता है। उसके बाद DNA में होता क्या है? ये सिंपल शुगर होती है, फॉस्फेट्स, 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस, जो इसकी न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, दैट एडेनाइन, यूरेनाइन, टेमाइन एंड साइटोसाइन, ठीक है। ये थोड़ी सी याद रखने वाली चीज़ है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। आगे हमारे पास नेक्स्ट जो है मॉडल, दैट इज़ अ वाटसन एंड क्रिक। उन्होंने सबसे पहले DNA के मॉलिक्यूल को ब्रोक किया था, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक ब्रोक द DNA मॉलिक्यूल कोड विच इज़ अ डबल हेलिक्स मॉडल which each consists of 2 strands wound around each other like a rope। अच्छा, ये DNA और ये वाली चीज़ें समझने के लिए आप सिंपली YouTube पे जाके लिखें कि DNA की कंपोजिशन, वो आपको एक अच्छी खासी ग्राफिकल वीडियो में आपको सारा एनिमेटेड वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो आप वो देख लिया करें अगर आपको ये समझना है तो, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। ये 2 धागे की तरह से होते हैं, एक दूसरे के साथ वाउंड हुआ होता है, जिस तरह से एक रोप वाउंड हुई होती है। देन लाइक अ रोप ऑफ 2 strands एंड दीज आर अटैच्ड टू अ चेन ऑफ फॉस्फेट एंड डीऑक्सीराइबोज। द 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस एडेनाइन, थेमाइन, guanine and a cytosine are in a permanent combination where adenine always bond with thymine, guanine and cytosine। अच्छा, यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं, ये कोई नहीं आते है आपके पेपर्स में, ठीक है। DNA replicate itself during cell division, the sequence is remembered and copies made। कि एक दफ़ा जब रिप्लिकेट हो जाता है तो वो बाद में अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू कर देता है। when the cell is replicating, the DNA strands unwind itself, one strand remains stable while the other breaks up, one pair of the bases in the strand also separate while one base of each pair remain attached to each strand। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं आपके पास DNA की स्ट्रैंड्स। ये आपके मतलब की चीज़ ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ जाए, हाउ इज़ हेरिडिटी ट्रांसफर्ड व्हेन DNA डज नॉट लीव द न्यूक्लियस। हाउ इज़ हेरिडिटी मतलब आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस तरह से ट्रांसफ़र होती हैं ऑफ स्प्रिंग्स में। द रिक्वायर्ड प्रोटीन आर मैन्युफैक्चर एंड मेटाबोलाइज्ड इन राइबोसोम। द मैसेज ऑफ जेनेटिक कोड एंड मटेरियल नीडेड इज सेंट थ्रू अ राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको हम RNA भी कहते हैं, ठीक है। Therefore, the code can be transferred and transcribed by the RNA. The RNA which does this is called the messenger RNA, mRNA। अच्छा, यहाँ पे वो आपको कह रहे हैं कि जब DNA लीव नहीं कर सकता न्यूक्लियस को, ठीक है, डज नॉट लीव द न्यूक्लियस, तो फिर किस तरह से आपके पास जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र होती है, तो वो थ्रू RNA होती है, इसलिए इसको मैसेंजर RNA भी कहा जाता है, दैट इज mRNA। तो द ट्रांसफर्ड RNA transferred the needed amino acid for the manufacturing of ribosome, the kind of protein made and when they are made determine whether the organism is male or female। कि यही जो चीज़ें होती हैं, यही जो इंफॉर्मेशन होती है, ये डिसाइड करती है कि हमारे पास जो भी हमारा
ऑर्गेनिज्म है वो मेल होगा या फीमेल होगा। बिहेवियर एंड जीन्स, हमारा जो मेन टॉपिक है वो यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे जितनी हाईलाइटेड चीज़ें हैं ये आपने बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। बिहेवियर जेनेटिक्स इज द स्पेशलाइजेशन विच एम टू आइडेंटिफाई द जेनेटिक बेसिस ऑफ बिहेवियर। आपके पास जीन्स क्या होती हैं? जीन्स आर अरेंज्ड इन अ लीनियर सीक्वेंस अलोंग द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि क्रोमोसोम पर कुछ जगह पर जीन्स अटैच्ड होती हैं। उन जब वो जीन्स एक ही जगह पर दो जीन्स अटैच होंगी तो वो नोन एज एलेलाइज, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एलेलाइज आर गोन अकरिंग अ गिवन लोकेशन। होमोजाइगोसिस इफ बोथ पेयर ऑफ जीन एट सेम लोकेशन कैरी सेम इफ डिफरेंट देन वन इज डोमिनेंट एंड द अदर इज मेन रिसेसिव। यानी कि अगर आपके पास एक लोकेशन पर दो एलेलाइज हैं वो भी सेम पेयर हैं, ठीक है, तो दैट वो जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक होगी वो होमोजाइगोसिस होगी। मतलब कि अगर आपके पेरेंट्स की ब्राउन आइज़ हैं तो आपकी भी ही ब्राउन आइज़ होंगी। अगर वो डिफरेंट होंगी तो उसके बाद अगर ये एलेलाइज डिफरेंट लोकेशन पर होंगी और डिफरेंट ही होंगी एलेलाइज, तो यहाँ पे आपके पास दो केसेस बनेंगे। एक होता है डोमिनेंट ट्रेट्स और दूसरी होती हैं रिसेसिव ट्रेट्स, ठीक है। Dominance is the tendency for one type of characteristics to express itself, whether this is affected by a number of factors such as आपकी जेंडर क्या है। The same genes may be dominant for male and recessive for female। कि एक जो है हमारे पास जीन वो आप मेल के लिए तो डोमिनेंट हो सकती है और फीमेल के लिए वो रिसेसिव होगी। जिस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं बाल्डनेस मीन गंजापन, ठीक है। The continuous shuffling and reshuffling of chromosomes during reproduction lead to a genetic variation in the population on which the natural selection can work. Example यहाँ पे वो क्या दे रहे हैं? If we have a dominant homozygous gene of a sickle cell anemia in African American, the receiver can't survive beyond infancy। कि अगर आपकी एनीमिया ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि एनीमिया एक हेरिडिटरी बीमारी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके फादर और मदर दोनों में एनीमिया होगा तो बच्चे में एनीमिया होने के चांसेस। एनीमिया क्या होता है कि आपके जो होते हैं सेल्स, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स, उनमें प्रॉब्लम होती है, वो सही से नहीं बन रहे होते, ठीक है। तो ब्लड की एक बीमारी होती है, ठीक है। तो अगर आपके पेरेंट्स में वो होंगे तो वो बच्चों में ट्रांसफ़र होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो जो बच्चे होते हैं जिनको एनीमिया, जिनके दोनों पेरेंट्स को एनीमिया होगा, उनके बच्चों में अगर एनीमिया आ जाता है तो वो बच्चे मतलब 2 साल से ऊपर की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, ठीक है। सिकल सेल was a beneficial selection in Africa, especially for malaria-infested areas where this lead to adaptation and ensure greater survival rates। अच्छा, यहाँ पे वो जस्ट थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं इसी बात की। जेनेटिक वेरिएबिलिटी वर्सेस इन ब्रीडिंग। अच्छा, जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या होती है कि जिस तरह से हम जीन्स में वैराइटीज़ को इंट्रोड्यूस कर दें। अगर आपकी एक ही जीन चली आ रही हैं, मतलब अगर कज़न मैरिजेस की बात करें, आपकी फैमिली में होती ही कज़न मैरिजेस हैं, तो उससे क्या होता है कि अगर कोई बीमारी है फैमिली में तो वो बीमारी उधर अंदर ही रहती है, ठीक है, आपकी फैमिली के अंदर ही रहती है। वो बच्चों में आने के चांसेस और बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज़ एन इम्पोर्टेंट एज इट इंक्रीज जीन्स पूल। कि अगर आप आपकी जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है तो वो क्या होता है कि आपके जीन पूल में इजाफा। जीन पूल मतलब एक पूल है, उसके अंदर बहुत सारी जीन्स हैं। अगर आप आउट ऑफ फैमिली जाके शादी करते हो तो वो क्या होता है कि जीन्स में वेरिएबिलिटी आना शुरू हो जाती है। देयर बाय मेकिंग अ वाइडर रेंज ऑफ डिफरेंट जीन्स अवेलेबल। बहुत सी आपके पास जीन्स अवेलेबिलिटी हो जाती है। दिस इंक्रीज द चांस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेल्थियर जीन्स एंड लोअर द चांस ऑफ बैड रिसेसिव जीन्स फ्रॉम शोइंग अप एज इन कजन मैरिजेस वेयर बिकॉज ऑफ इन ब्रीडिंग बिहेवियर अदर डिफेक्ट आर एक्सप्रेस्ड एंड हैव डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑन फैमिली। ये वही बात कर रहे हैं जो मैंने आपको अभी बताई है कि इससे क्या होता है अगर आप इन ब्रीडिंग करते हैं कि एक ही फैमिली में कज़न मैरिजेस होती जा रही हैं तो उससे क्या होता है कि आपके पास वैरायटी नहीं होती जीन्स की। तो जीन्स ने तो ट्रांसफ़र होने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स तो ट्रांसफ़र होने हैं मदर से बेबी में, ठीक है, मदर फादर पेरेंट्स से बेबी में। तो उससे क्या होता है कि आपके पास अनहेल्दी जीन्स भी ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है। अगर आपका जीन पूल बहुत बड़ा है, मतलब आप आउट ऑफ फैमिली कर रहे हैं शादी, एक फैमिली में कुछ जीन्स होंगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, कुछ ट्रेट्स होंगी जो, और दूसरी फैमिली में कुछ और ट्रेट्स होंगी। तो वो जब एक जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ जाती है आपकी जीन्स में तो उससे क्या होता है कि जो हेल्दियर जीन्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं और जो बैड जीन्स होती हैं वो रिसेसिव रहती हैं, वो डोमिनेंट नहीं होती। चाहे वो ट्रांसफ़र तो हो रही हैं लेकिन वो डोमिनेंट नहीं हो सकती,
हेल्दियर जीन्स ही आपके पास डोमिनेट रहेंगी, जबकि बैड जीन रिसेसिव जीन्स में काउंट होंगी। ठीक है, ये इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी वर्सेस इनब्रीडिंग क्या होती है। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, द जीन पूल इज़ रिस्ट्रिक्टेड एंड द सेम जीन पूल इज़ यूज अगेन एंड अगेन। वही बात कि अगर आप अगेन एक ही जीन पूल को यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाती हैं। दी जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज़ बेनिफिशियल। क्यों हमारे पास ज़रूरी है जेनेटिक वेरिएबिलिटी? लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू स्पीशीज़ थ्रू सेक्सुअल रिकम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड इवन म्यूटेशन। के जब डिफरेंट फैमिलीज़ इंटरेक्ट करेंगी, डिफरेंट जीन्स होंगी, तो उनके जब आपके पास जेनेटिक म्यूटेशन होती है तो उसके थ्रू आपके पास जीन्स की स्पीशीज़ में बहुत ज़्यादा इजाफा होने में मदद मिलती है। इंश्योर सर्वाइवल ऑफ एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ व्हेन द इन्वायरमेंटल चेंज। कि अगर आप एक ही चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप की फैमिली में इंटेलिजेंस वाली कैरेक्टरिस्टिक्स कम हैं, तो विद द इन्वायरमेंटल चेंज या फिर आप सोसाइटी के साथ चलने में वो जो लेस इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो इतना अच्छा से नहीं कर सकेंगे सर्वाइव। अब आप देखें यहाँ पे आजकल तो 2 साल के बच्चे भी इतने इंटेलिजेंट हैं। अगर आप इन कंपैरिजन आप पिछले दौर की बात करें तो वहाँ पे ये चीज़ें इंटेलिजेंस मतलब इतने नहीं थे होशियार बच्चे। ठीक है, इंटेलिजेंट को छोड़ें, होशियार की बात करें तो ये उसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि ये आपके सर्वाइवल में भी मदद करती हैं। There are several different ways in which the transmission follow the sex chromosomal distribution। अच्छा, यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि कुछ ट्रेड्स होती हैं वो लिंक्ड होती हैं थ्रू योर सेक्स कि आप फीमेल की होगी या मेल XY क्रोमोसोम्स की अब यहाँ पे बात होने लगी हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेक्स लिंक ट्रेड्स। ये क्या होती हैं? दिस मीन दैट द सेक्स इनहेरिटेड इज आल्सो लिंक्ड टू ट्रेड दैट आर इनहेरिटेड when traits are located on a gene which is carried out on the X chromosome, it is said to be a sex linked। कि जितनी भी आपके पास जो जीन्स होती हैं वो X क्रोमोसोम्स के साथ लिंक्ड होती हैं ज़्यादा, Y क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड बहुत कम देखा गया है, इसलिए इसको सेक्स लिंक्ड भी कहा जाता है। द क्रोमोसोम Y is a small and carries very few genes। जो Y क्रोमोसोम है वो बहुत कम जीन्स अपने साथ लेकर चलता है। इन सेक्स लिंक्ड ट्रेड द X क्रोमोसोम्स कैरीज जीन्स ऑफ द ट्रेड अलॉन्ग विद द सेक्स, thus it is determined by the following X distribution। This does not mean that these characteristics are linked to male or female। X लिंक का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये फीमेल के साथ ही अटैच्ड होंगी, क्योंकि हमें पता है कि जो फीमेल क्रोमोसोम होते हैं वो XX होते हैं और जो मेल होते हैं उनमें XY क्रोमोसोम्स का ऑर्डर पाया जाता है। ठीक है, if there are 2 X's then trait carried by X can be overcome in competition। However, in male, since there is only one X, so the defective gene express itself in male। X chromosomes contain genes which are lacking in Y, therefore the traits on it are expressed। Thus in males these characteristics are expressed where in female there are not। यहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे बेसिक बात क्या हो रही है कि फॉर एग्जांपल अगर हम मेल की बात करें उनमें X और Y क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, Y आपको पता है कि Y जो क्रोमोसोम है वो बहुत कम जीन्स रखता है, जबकि X क्रोमोसोम है अगर मेल्स में XY का कम्बिनेशन है, मेल में होता ही XY का है, तो Y क्रोमोसोम बहुत कम जीन्स अपने साथ कैरी करता है। तो जो X क्रोमोसोम है उसमें वो जीन्स होगी जो Y में नहीं है। तो ये बात वो इन इतनी ज़्यादा लाइनों में वो यही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज़ नॉट इतनी इम्पोर्टेंट। आप इतना ज़्यादा इसको इतना ज़्यादा इसको मतलब इस पर सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप द फॉलोइंग ट्रेड्स आर सेक्स लिंक्ड। अब यहाँ पे वो कुछ ट्रेड्स की बात करें जो कि सेक्स लिंक्ड होती हैं। इसमें क्या हो गया? हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, हिंटिंगटन कोरिया, टर्नर सिंड्रोम, ये कुछ बीमारियाँ हैं, ये उनकी बात करें। ठीक है, दीज आर ट्रांसमिटेड फ्राम द मदर टू सन, it is expressed and if transmitted to daughter recessive it remains recessive। अच्छा, यहाँ इन की वो बात कर रहे हैं कि अगर ये जो चीज़ें हैं, ये जो ट्रेड्स हैं, ये अगर मदर से सन में ट्रांसफ़र होंगी तो ये एक्सप्रेस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जबकि अगर यही चीज़ें मदर से डॉटर में ट्रांसफ़र होंगी तो ये रिसेसिव ट्रेड्स में ही रहेंगी। ठीक है, द 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्स लिंक ट्रेड्स आर द इंसिडेंस इज़ हायर इन मेल्स, क्योंकि ये मेल्स में ज़्यादा ये जो ट्रेड्स हैं, ये जो ऊपर उन्होंने 4 बताई हुई हैं, ये जब ट्रांसफ़र होती हैं मेल्स में तो वहाँ पे उनके जो चांसेस हैं डोमिनेंट होने के वो बहुत ज़्यादा होती हैं। इट इज़ नेवर ट्रांसमिटेड फ्रॉम मेल पेरेंट टू मेल ऑफस्प्रिंग। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये मेल पेरेंट मतलब फादर से सन में कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होती। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड्स
इन ये क्या बात कर रहे हैं कि द ट्रेट इज़ इनहेरिटेड एंड ट्रांसमिटेड इक्वली बाय बोथ आपके पेरेंट्स, बहुत पेरेंट्स, मेल जो आपकी मदर है और फादर है, उन दोनों से तकरीबन बराबरी ही आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र होती है. हाउएवर सेक्स डिटरमाइन द डोमिनेंस. Gene dominant in one sex remain recessive in the other. The two famous examples are the white forelock and baldness. Characteristics of sex-influenced trait. It is more common in the man than women. जिस तरह से सेक्स लिंक ट्रेट्स भी मेल्स में ज़्यादा थी, इस तरह से सेम ये जो सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स हैं ये भी ज़्यादातर मेल्स में ही देखी गई हैं. The traits show up in man when neither mother nor father shown it. डबल रिसेसिव. ठीक है, ये इसका क्या मतलब है डबल रिसेसिव? कि बच्चे में एक ऐसी ट्रेट डेवलप हो रही है जो कि ना फादर में वो डोमिनेंट है और ना ही वो मदर में डोमिनेंट नज़र आती है. मतलब फादर और मदर दोनों में वो रिसेसिव ट्रेट है, जबकि वो जो बच्चा है उसमें वो ट्रेट शोन अप हो रही है एज अ डोमिनेंट ट्रेट, शोन अप इन ऑल द सन ऑफ अ वुमन हु हैज़ द ट्रेट. नेक्स्ट वन हमारे पास है जो वो सेक्स लिमिटेड चीज़ें क्या होती हैं. सेक्स लिमिटेड मीन व्हेन ट्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड इन वन बट नॉट इन द अदर. दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कैरिड बाय द सेक्स जीन एज वेल एज द अदर जीन. हाउएवर दीज रिक्वायर द राइट अमाउंट ऑफ हार्मोन्स फॉर एक्सप्रेशंस. अच्छा, यहाँ पे वो कुछ सेक्स लिमिटेड मीन कि कुछ ट्रेट्स होती हैं वो आपकी जेंडर वाइज चलती हैं. जिस तरह से अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन का जो है वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है कि बच्चे को फीटस में जगह देना एंड देन बच्चा आपका ग्रो करता है इन अ मदर टमी. तो ये जो ट्रेट है ये सिर्फ फीमेल्स के पास है. ठीक है, और जबकि एक और जो ट्रेट होती है जिसमें आपकी दाढ़ी पर बाल आना विद द एज और हेयर्स ऑन ईयर्स, कानों पर बाल आना, तो ये जो है ये जो स्पेसिफिक ट्रेट है ये सिर्फ मैंस की होती है. तो ये होती है सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स की. ये उन ट्रेट्स की बात कर रहे हैं. यहाँ पे एक स्टडी उन्होंने शेयर की हुई है विच Montego reported that albinism was more in males 95 as compared to 5 males. albinism क्या है ये आप जाके सर्च करना आपको मिल जाएगी. Similarly alkaptonine मतलब ब्लैक यूरिन, ये एक बीमारी है, इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ फिनाइलिन आल्सो अकर मोर इन मेल्स दैन फीमेल्स. के कुछ इस तरह से आपके पास ट्रेट्स होती हैं सेम जिस तरह से हमने ऊपर रिप्रोडक्शन और बियर्ड की बात की या हमने ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन ईयर्स की बात की, उस तरह से कुछ ये वाली ट्रेट्स हैं जो कि ट्रांसफ़र होती हैं. तो वो ज़्यादातर जो हैं वो मेल्स में ही देखी गई हैं. ये तो तीनों ही सेक्स लिमिटेड, सेक्स इन्फ्लुएंस और जो हमारी पास तीसरी थी सेक्स लिंक्ड, ये जो तीनों ट्रेड्स हैं इनमें हमने यही ट्रेंड देखा है कि ये ज़्यादातर मेल्स में डोमिनेंट होती हैं, जबकि फीमेल्स में ये थोड़ी सी फीमेल चाइल्ड में ये थोड़ी सी रिसेसिव होती हैं. होप सो आपको समझ आ गया. अगर समझ आ गया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें. ऑल दो ये थोड़ा सा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है, पर ये जो जीन्स, एक्सपीरियंसेस और बायो रिलेटेड चीज़ें हैं ना, ये वाली थोड़ी सी हैं ही कंफ्यूजिंग और आगे चल के आपको मज़ीद कंफ्यूज करने वाली हैं. तो मैं आपको साथ साथ बता तो रही हूँ इसमें से ज़्यादातर MCQs ही आएंगे और कुछ भी नहीं आता. द शॉर्ट आते देखा है ना लॉन्ग आते देखा है, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं. आप ये वाला जो लेक्चर है स्पेसिफिकली MCQs के लिए ही इम्पोर्टेंट है. तो टिल देन अल्लाह हाफिज़. अगले लेक्चर में मुलाकात होती है.